v/2 mv²/l दिखते हैं भैया? और कोई? चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है बच्चों। VCM अगर मैं लिखूंगा तो mv प्लस 2m इंटू 0 अपॉन 3m, तो v/3 ऊपर। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर मैं देखूंगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो बच्चों देखोगे तो 2m m, बच्चों मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास भारी वाले के पास में होता है तो l/3 2l/3। अब इसको हमें रेस्ट पे कंसीडर करना है, ये v से जा रहा है, इसकी रिवर्स इधर v/3 देंगे तो इसकी वेलोसिटी रह जाएगी 2v/3। ये रेस्ट पे है, इससे वेलोसिटी इधर दोगे तो v/3 ये आएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब बच्चों चाहो तो इस साइड से लिखो या इस साइड से, आंसर सेम आएगा। मान लो मैं इस साइड से लिख रहा हूं, तो इस साइड से अगर मैं टेंशन लिखता हूं तो T1 m 2v/3 का स्क्वायर अपॉन 2l/3, तो m 4v²/9 3 और ये 2l, तो बच्चों 2/3, ठीक है ये आ जाएगा। उससे भी निकालोगे तो बच्चों यही आएगा, सेकंड वाले से भी निकालोगे तो यही आएगा। तो बच्चों ये कल वाले से आसान है, क्योंकि कल वाले में तो दोनों की वेलोसिटी थी तो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, ये तो आसान सही था। बताओ बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। तो बच्चों मेंस में तो थोड़ा सा कम ही यूज हो पाता है ये, जनरली एडवांस वाले क्वेश्चंस में ही ये थोड़ा यूज होता है COM फ्रेम, ठीक है ना। मेंस में थोड़ा कम ही हो सकता है, यूज ना भी होता हो। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस का डायरेक्टली आंसर दो, फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ऐसे ही बताओ, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, मैंने इसको 10 रफ्तार देके छोड़ दी, तो बच्चों बताओ इधर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, उसके बाद क्या होगा, वापस आएगी। वापस आएगी तो जब वापस नेचुरल लेंथ पे होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, देखो समझो, यहां 10 है नेचुरल लेंथ, इधर गई, ये एक्सट्रीम, बताओ कितनी होगी वेलोसिटी, 0। अब वापस आएगी तो यहां वेलोसिटी 10, फिर इधर जाएगी 0, फिर वापस आएगी फिर 10, ऐसे होगा। तो बच्चों बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी 10, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी 10, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी 10, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी 10, क्लियर है। अब ड्यूरिंग मोशन मिनिमम वेलोसिटी 0, -10 नहीं होगी 0। तो बच्चों अब वापस बताओ, इस केस में वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है 10, मिनिमम 0, और बाकी -10 से +10 के बीच में झूल रही है। तो अगर मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी कहां से कहां तक झूलेगी, तो -10 से 10। ये अगर 8 होता तो कहां से कहां तक झूलती, -8 से 8, -8 से 8 के बीच में 0 मिलेगा क्या, तो मिनिमम कितनी हो जाएगी 0, ठीक है सत्यम, तबीयत ठीक है? अच्छा चलो खैर ध्यान रखो अपना। ये चिकन पॉक्स के तो आजकल टीके लगते थे, मतलब मुझे याद है बहुत टाइम से टीके लग रहे हैं उसके, तो है ना। खैर देखते हैं, मतलब मेरे हिसाब से टीके लगने के बाद तो वो चीज़ नहीं होती है ना। अच्छा हाँ ओके, चलो खैर ध्यान रखो पर, ठीक। चलो बच्चों वापस से देखते हैं। तो 8 है तो -8 से 8, तो अगर मैं पूछता हूँ मिनिमम क्या होगी 0, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझो, ये -8 क्लियर है, ये कहानी मैं एक ट्रक में करवा रहा हूँ,
इधर 8 दे दी, ट्रक रुका हुआ है, ट्रक रुका हुआ है, तो बताओ पॉजिटिव में मैक्सिमम कितनी होगी, नेगेटिव में, तो -8 से 8 यहां भी झूलता रहेगा, तो वो इधर 8 जाएगा, इधर 8 जाएगा। अब मान लो ये ट्रक इधर 3 से जा रहा है, तो अब पॉजिटिव में मैक्सिमम कितनी होगी, पॉजिटिव में मैक्सिमम 30, ये 3 से जा रहा है तो 8 इधर और ट्रक का 3 और इसको मिल जाएगा, तो 8 + 3। नेगेटिव में इधर 5, माइनस का 5 या इधर 5, वो एक ही बात है, तो चाहो तो -8 + 3 तो -5। समझ गए ना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ ग्राउंड फ्रेम में मैक्सिमम कितनी है, हाँ मैक्सिमम 11, ग्राउंड फ्रेम में मैक्सिमम 11 और मिनिमम 0। 5 उस तरफ मैक्सिमम बोल सकते हो, लेकिन मिनिमम क्या मानी जाएगी, 0, मिनिमम क्या मानी जाएगी, 0। क्यों कर रहे हैं वो बाद में क्लियर होगा, अभी केवल चीजें समझो, ये चीज समझ रहे हो ना, ठीक है। अब फिर देखो बच्चों, मान लो ये 3 की जगह 7 से जा रहा है, अब ग्राउंड फ्रेम में ये कितनी होगी, 8 + 7, ये तो कहां से कहां तक झूलेगी, -1 से 15, तो बच्चों बताओ मैक्सिमम कितनी होगी ग्राउंड में, 15 और मिनिमम 0, मिनिमम 0। मान लो ये 8 से जा रहा, अब ये 16, ये तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 16। मान लो ये 10 से जा रहा, ये कितनी हो जाएगी, 18, ये +2, तो 2 से 18 तक झूलेगी, मिनिमम मैक्सिमम। तो अगर मैं पूछता हूं कभी 0 वेलोसिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो अब इस फंडे का यूज कहां किया जाता है, मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने में, मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने में। क्या मतलब है, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं, लेंदी होते हैं, तो बस थोड़ा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू में ही कभी कभी कुछ पूछा जाए, उसी पर्पज से। तो एक फिक्स पैटर्न होता है जो अभी हम समझेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, वो समझो। ये सारी कहानी हमने क्यों सीखी है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लो बच्चों ये 2 kg 4 मीटर/सेकेंड, 3 kg 1 मीटर/सेकेंड। अभी बच्चों स्मूथ सरफेसेस है और नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पोजीशन में। तो बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ। हाँ, एनएलपी का मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन। अभी स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में, गिवन सिचुएशन में स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग केवल समझो, ठीक है। इसमें बच्चों आप लिख लो, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 3 kg and 2 kg blocks, 3 kg and 2 kg blocks during motion. Find minimum and maximum velocity of 3 kg and 2 kg block during motion. क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं तो वो आप समझो, ठीक। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में स्टेप बाय स्टेप करता चल रहा हूं, जनरली वही स्टेप्स फॉलो करनी होती,
ग्राउंड फ्रेम में इसे सॉल्व करना लगभग मुश्किल ही हो जाता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन होता है बच्चों। ये ऐसे ऑसिलेट करता हुआ आगे चलेगा, तो ग्राउंड फ्रेम में विजुलाइज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर अब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ही करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मान लो मैंने साइन कन्वेंशन ले लिया प्लस माइनस VCM, तो 3 इंटू -1 2 इंटू 4 अपॉन टोटल मास 5, तो VCM 1 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड। तो सबसे पहली स्टेप बच्चों तुम ये करोगे कि VCM निकालो। सर्कुलर वाले में भी हम वही कर रहे थे। अब दूसरी स्टेप ये होगी कि तुम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिचुएशन देखोगे। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बच्चों देखोगे, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तो बच्चों दो पार्टिकल हैं, यहां कहीं मान लो सेंटर ऑफ मास है, वो रेस्ट पे, तो इधर वेलोसिटी 1 है, उसको पलट के इसको दे दो, पलट के इसको दे दो, तो 1 ये है, पलट के दोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड 3 kg। इसकी 4 थी, पलट के दोगे तो कितनी बचेगी 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो बच्चों सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तुम क्या करोगे, इसको पलट के वेलोसिटी दोगे, पलट के वेलोसिटी दोगे तो इसकी 2 इसकी 3। अब बच्चों ये फिक्स है, ये फिक्स है, तुमने उधर 2 से फेंक दिया, वहां जाएगा स्पीड 0, वापस आएगा तो इधर 2, तो वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी करेगी -2 से 2। इसकी वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी करेगी -3 से 3। तो अब अगर मान लो मैं 3 kg को देखता हूं, 3 kg को, तो उसकी वेलोसिटी -2 से 2 तक वेरी करेगी और 2 kg की कहां से कहां तक वेरी करेगी -3 से 3। अब थर्ड ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम तो 3 kg। बच्चों देखो सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या थी 1, तो अब वही मान लो ट्रक 1 से जा रहा है, ट्रक 1 से जा रहा है और पहले वेलोसिटी -2 ये थी, वो 1 से जा रहा है तो हम हर एक में 1 1 ऐड कर दें, तो अब -2 + 1 2 + 1 यानी कि -1 3। 4 kg अगर देखूंगा तो -3 + 1 3 + 1 तो -2 4। एक बार बच्चों पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे चीजें डिस्कस करता हूँ। इसका क्या मतलब है, क्या यूज है, वो फिर हम समझते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं वापस बताता हूँ। सबसे पहले तुम क्या करोगे, VCM निकालोगे, निकाल लिए, फिर सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में वेलोसिटीज देखोगे। तो सेंटर ऑफ मास रखा है इसकी ये, इसकी ये, तो वो ऑसिलेशन करेगा, तो 2 से गया है तो 2 से आएगा, 3 से गया है तो 3 से आएगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटीज ये हो गई। अब हम इसको वापस ग्राउंड फ्रेम में लेके आएंगे, तो सेंटर ऑफ मास 1 से आगे जा रहा है तो हम 1 हर एक में ऐड कर देंगे,
तो हर एक में हमने 1 ऐसे ऐड कर दिया तो ये आ गई। तो ग्राउंड फ्रेम में इस 3 kg की वेलोसिटी -1 से 3 वेरी कर रही है, यानी कि बच्चों वो वहां 1 जा रहा है, इधर 3 जा रहा है, तो -1 से 3 ऑसिलेट करेगा, तो बच्चों बीच में कभी 0 मिलेगा। तो अब क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा, या तो मैचिंग वाले में दे देंगे या किसी भी तरह से दे दिया जाए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा मिनिमम स्पीड ऑफ 3 kg ब्लॉक ड्यूरिंग मोशन कैन बी 0। सही होगी गलत होगी? सही। अब बताओ मिनिमम स्पीड ऑफ 2 kg ब्लॉक ड्यूरिंग मोशन क्या होगी? 0, क्योंकि -2 से 4 के बीच में हमें 0 मिल रहा है। अब बताओ 3 kg की मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग मोशन, मैक्सिमम स्पीड 4 kg की 4। अब अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 kg की पूछी जाए, हाफ mv² से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम इसकी पूछी जाए, निकाल सकते हो। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए 0, ठीक है ना। तो अब इसी में बच्चों सेकंड पार्ट आप लिख लो, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट, राइट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर, राइट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर 3 kg and 4 kg block, write minimum and maximum kinetic energy for 3 kg, 4 कहाँ से, अच्छा 2 था वो, ओके, 3 kg and 2 kg block during motion। तो बच्चों मिनिमम कितनी हो जाएंगी? 0। मिनिमम 3 kg के लिए एंड 4 kg के लिए 0। मैक्सिमम 3 के लिए लिखोगे के मैक्स 3 kg, हाफ मास बच्चों 3, स्पीड इसकी आई थी 3, और ऐसे के मैक्स 4, हाफ मास बच्चों 2, स्पीड 4, 16। समझ के बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। तो बच्चों अब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर वेलोसिटी वाला है तो ऐसे ही डेटा बदलेगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। अब बच्चों एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, फिर वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, एक बार ट्राई करो। 2 kg 3 kg, ये मान लो बच्चों तुम्हें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 kg 3 kg 10 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है? 2 kg, हाँ वही, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी फॉर ईच ब्लॉक ड्यूरिंग मोशन। तो बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 100% सेम है, बस डेटा बदल दिया है। तो एक बार ट्राई कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। समझ गए ना बच्चों? पूरा सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बदल दिया। करो एक बार। कर लिया? क्या आ रहा है बता? इसकी आ रही है आपकी 5 से, देखते हैं अभी, सेम आ रही है, सही है। 5 से 11, 6 से 10। बच्चों वही कहानी है, देखो VCM 2 × 5 3 × 10 अपॉन टोटल मास 5,
तो 30, 48 इस तरफ। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखोगे, ये फर्स्ट सेकंड COM फ्रेम, तो 8 इधर है। तो बच्चों रिवर्स करके अगर तुम दोगे, ये रेस्ट COM, तो बच्चों देखो 5 इधर 8 इधर दोगे तो इसकी इधर कितनी आ जाएगी 3, 10 इधर 8 इधर, तो इसको दोगे तो इधर 2। ठीक है बच्चों, 8 पलट के दोगे तो इसकी इधर 3 बचेगी, इसकी उधर 2 बचेगी। ठीक है ना बच्चों। अब 3 से जा रहा है तो 2 kg 3 kg, 3 से जा रहा है तो -3 +3 -2 +2। अब इसी को ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, ग्राउंड में तो 2 kg, इसमें 8 ऐड करोगे तो -3 + 8 3 + 8, तो 5 और 11 3 kg। इसमें ऐड करोगे -2 + 8 2 + 8, तो 6 10। ठीक है। अब बच्चों देखो 5 11 दोनों पॉजिटिव है, 6 10 दोनों पॉजिटिव है, तो 5 से 11 6 से 10। इसमें अगर मैं पूछता हूँ कोई भी पार्टिकल कभी भी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव में है, तो वो नहीं है। तो यहाँ मिनिमम 5 मैक्सिमम 11, उसके लिए मिनिमम 6 मैक्सिमम 10। अब बच्चों पूरी प्रोसेस देखो, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। क्लियर है बच्चों? चलें आगे बच्चों। ठीक है। अब बच्चों ये हमने वेलोसिटी वाला क्वेश्चन किया, इसी में एक और फॉर्मेट अपना रहता है फोर्स वाला। आपका एक साइड फोर्स लगा दिया और आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन इन स्प्रिंग। इलोंगेशन उस तरह से पूछते हैं, खैर समझते हैं। ये वाला समझ गए ना? इसी में मैक्सिमम या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। अब नेक्स्ट पैटर्न पे बच्चों फिर हम आ रहे हैं, वो फिर समझो। इसे बच्चों देखो एक बार बच्चों, इसे या एक काम करता हूँ, इसका अगला वाला मैं करवाता हूँ, इसे आप कर लो। इसे बच्चों एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ, अगला आप करना या पिछला वाला आप करना जो भी मैंने बताया था। ये 2 kg, ये 4 kg, नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है, K है 6 Nm/m। स्मूथ सरफेस है, फोर्स ये है, मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग बताना। तो बच्चों इसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आप करना। ठीक, तो बच्चों ये कुछ ऐसे पैटर्न है जो कि एक तरीके से याद ही रखने होते हैं कि इसी पैटर्न पे फॉलो करोगे तो ही आंसर आएगा। कुछ इधर उधर भटक जाओगे तो फिर वो नहीं आ पाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों HCV में दे रखे हैं, HC वर्मा में। 2 टाइप के ही हैं, जैसे एक में दोनों में फोर्स है, बट उसमें क्या है वेरिएबल में है। जैसे मैंने डेटा लिख दिया है 4 10, उसमें डेटा नहीं लिखा है, F2 F1 है। F2 F1 में डील करने में दिक्कत ये आती है कि टर्म्स बड़े हो जाते हैं, तो वो लिखने में बड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो हमें कंसेप्ट सीखना है, तो मैं डेटा के थ्रू बता रहा हूँ। खैर अब बच्चों में डिस्कस करता हूँ, समझो करना क्या होगा वो समझो। प्रोसेस रटी हुई है, इसमें प्रॉब्लम यही रहती है दोनों तरफ अलग अलग फोर्स है, तो पूरा सिस्टम एक्सीलेट करेगा और ऑसिलेट भी करेगा, तो सिचुएशन को एनालाइज कर पाना बहुत मुश्किल है। उसी वजह से मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही जाना पड़ता है। तो अब बच्चों पूरे को अगर मैं सिस्टम मान लूँ, पूरे को सिस्टम मान लूँ, तो बच्चों बताओ पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? 6। पूरे सिस्टम का टोटल मास 6। तो अब फर्स्ट अगर मैं स्टेप इसमें देखूं तो मैं ACM लिखता हूं, तो 10 - 4/2 + 4 1 m/s²। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालते हैं, वो ये अब विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अब बच्चों अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखता हूं,
ये मान लो सेंटर ऑफ मास फ्रेम, उस फ्रेम में डिस्कस कर रहा हूं तो रेस्ट पे फील करूंगा। तो बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, 2 kg और ये 4 kg, ठीक है। इस पे ओरिजिनल फोर्स था 10, इधर था 4। ये क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना आया, किस तरफ है, इस तरफ। तो जैसे हम वेलोसिटी पलट के देते थे, यहां हम वेलोसिटी की जगह या तो एक्सीलरेशन पलट के देंगे या दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे स्यूडो फोर्स लगाएंगे। या तो एक्सीलरेशन पलट के लगा दो या हम ऐसे बोल देंगे कि स्यूडो फोर्स लगा देंगे। तो जैसे भी बोलना चाहो, तो हम इस पे एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे 2 और इंटू 1। इस पे भी बच्चों एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे 4। तो बच्चों अब अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो 2 4, ठीक है बच्चों। देखो देखना, ये 4 और ये 2 मिलके कितना हो गया 6, 10 4 कितना आया 6। तो बच्चों याद रख लो, हमेशा वो बराबर ही आएंगे, हमेशा वो बराबर ही आएंगे। क्यों बराबर आएंगे? क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 होगा। 0 का वो पाएगा जब दोनों फोर्स बराबर। तो कोई एक निकाल लिया, जैसे ये तो क्या है आसान डेटा है तो ठीक है। वेरिएबल में होता है तो F1 F2 बहुत अजीब से टर्म्स आ जाते हैं, F1 M1 F2 F2 बड़े से बड़े टर्म आ जाते हैं। तो कोई एक निकाल लिया, दूसरे पे वही आएगा। ये क्लियर है? अब बच्चों समझो, इस पे फोर्स ये लग रहा, तो ये इसको ऐसे डिस्प्लेस करेगा, मान लो x1, ये इसको ऐसे डिस्प्लेस करेगा x2। अब समझो बच्चों, ये ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे, क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया ना, हाँ इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन पे इनकी स्पीड क्या होगी 0, इनकी स्पीड क्या होगी 0। इनकी स्पीड 0 है तो जो वर्क डन है वो किस में चला जाएगा, स्प्रिंग में, या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। तो एट मैक्सिमम इलोंगेशन इधर वर्क डन 6 इंटू x1, इधर वर्क डन 6 इंटू x2। याद रहे ये कंसीडर करना, 6x1 6x2 किस में चला जाएगा, हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। क्योंकि टोटल स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो गया, इधर x1 इधर x2, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन हो गया x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 एक कट गया, तो यहां से आ गया 6 हाफ के x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 तुम्हारे पास निकल के आ गया 12 बाई के, और k अगर 6 दे रखा है तो आंसर 2। तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आ गया 2। एक बार बच्चों कर लो, फिर मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं, फिर वो वाला आप करना, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं वापस एक बार डिस्कस करता हूं। अगर हम ग्राउंड फ्रेम में देखें तो ये पूरा सिस्टम एक्सीलरेट भी कर रहा है और ऑसिलेट भी कर रहा है।
तो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का मोशन है, तो इसको सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम पहले VCM निकाल रहे थे, यहाँ ACM निकाला। ACM निकालने के बाद सेंटर ऑफ मास फ्रेम में गए तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स होता है ऑब्जेक्ट का मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने इस पे इधर 2 लगाया, इस पे इधर 4 लगाया। तो बच्चों याद रखो वो हमेशा सेम ही आएंगे, तो इस पे इधर 6, उस पे उधर 6। अब मैक्सिमम इलोंगेशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो जो भी वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। तो जो भी ये वर्क डन होगा वो पोटेंशियल में चला गया। यहाँ वर्क डन 6x1, यहाँ वर्क डन 6x2। 6x1 प्लस 6x2 हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, आंसर आ गया। अब बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत हो। तो बच्चों जनरली इसमें जो टफ क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि दोनों में अलग अलग फोर्स हो। बस अब उसको और टफ कैसे करते हैं, F2 F1 M1 M2 कर देंगे। जैसे SCB में देखोगे तो वो यही है, F1 M1 F2 M2। तो बस ये कि टर्म्स को डील करने में दिक्कत आई। यहाँ क्या है, छोटे छोटे टर्म्स हो जाते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। वहाँ आपको बड़ा टर्म हमेशा साथ लेके चलना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, बट कंसेप्चुअली कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। समझ के ना बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलें आगे बच्चों। इसे बच्चों मैं हटा देता हूँ, ठीक है? इसे बच्चों मैं हटा रहा हूँ, ठीक कर लो। अब बच्चों इसे आप खुद ट्राई करो। ये भी पिछले जैसा ही है, इवन उससे आसान है। मैंने एक में ही फोर्स लगाया। इधर 36 से 36 के 36 से अभी नेचुरल लेंथ पोजीशन पे कोई मैक्सिमम इलोंगेशन बताना। तो 100% सेम स्टेप्स फॉलो करनी, कर लो। तो उन्हीं क्वेश्चंस में मैंने सिलेक्ट करके कुछ ऐसा डेटा रख दिया है कि जिससे थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाए और कंसेप्ट समझ में आ जाए। जैसे SCB में भी 2 क्वेश्चन है, एक में एक जगह फोर्स लग रहा है, एक में दोनों पे फोर्स लग रहा है। स्टार्टिंग में पूरा सिस्टम रेस्ट में, स्टार्टिंग में दोनों ही रेस्ट में। हाँ उधर अभी 0 लग रहा है। 100% जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही स्टेप्स फॉलो करते हुए करना। 2/3 फाइनल आंसर है। देखते हैं, मुझे पता नहीं, बाकी अभी देखते हैं। 2/3 सही है, 2/3 आता है। और वासु वंश, सॉरी वंश नाम है ना, काफी जल्दी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखो पहली स्टेप वही ACM। तो बच्चों 36/3 + 6 4 राइट साइड, ठीक है। अब सेकंड इन COM फ्रेम। तो COM फ्रेम में बच्चों देखोगे बच्चों इस पे स्यूडो फोर्स लगाओगे तो 12। तो बच्चों फाइनली इस पे भी 12 ही आएगा, फाइनल आंसर 12 ही आएगा। या चाहो तो बस 36 6 × 4 24 इधर, 36 इधर, वो 12। तो अगर कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी हो तो इस पे 12 आया है तो फाइनल उस पे 12 ही आएगा, दोनों पे बराबर ही आता है, ठीक है। अब मान लो ये x1 चला गया, ये x2 चला गया। तो अब बच्चों वही 12x1 + 12x2 हाफ के x1 + x2 का स्क्वायर, एक कट जाएगा तो 24/k वो आ जाएगा x1 + x2। अब k को 36 लिख सकते हो, 36 रख दोगे तो तुम्हारे पास 2/3 x1 + x2 आ जाएगा। सही है, बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? तो बच्चों सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो पैटर्न होता है बच्चों वो हमने कंप्लीट कर लिया है सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाला। एक पैटर्न और रहता है
लेकिन बच्चों को SHM में आता है, जब हम SHM पढ़ते हैं तब आता है। हालांकि आपके में JEE एडवांस में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो अभी दे रखा है, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो SHM के बाद ही क्लियर होता है। रिड्यूस मास के अलावा क्या है उसमें SHM का भी कंसेप्ट लगता है, जैसे जो टाइम पीरियड वगैरह हम निकालते हैं वो SHM वाले कंसेप्ट से निकालते हैं। सही कह रहे हो, वो रिड्यूस मास से होता है। हाँ हाँ, वो ऑसिलेशन वाला, उसमें क्या है दोनों मिक्स है। तो खैर ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, बट अभी बच्चों समझो, इसमें अगर जैसे देखोगे देखो कुछ बच्चों ये कर लिया ना, ठीक है। अभी देखना बच्चों, जो सर्कल वाले हैं बच्चों वो अभी कर लेना, 17, 18 ये अभी ट्राई कर लो, 15 ठीक है बच्चों, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। ये बच्चों अभी वाला पैटर्न नहीं, ध्यान रहे अभी वाला पैटर्न नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के करें, ठीक है। तो जो मैंने 17, 18 दिए वो अभी वाला पैटर्न नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न। 15 बच्चों एज ए होमवर्क रख लेना, वो फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक बच्चों चाहो तो 3B, ये हम हालांकि क्लास में कर चुके हैं, बस एक बार देखने के लिए आप चाहो तो घर पे देख लेना। 3B में 11, ये वैसे हमने क्लास में कर लिया है। जो आज पहला क्वेश्चन किया था वो यही था, टेंशन निकाली थी। जैसे बच्चों ये M, ये M, ये F, तुमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टाइम t। फर्स्ट पार्ट बच्चों बहुत आसान है, बोलो क्या होना चाहिए, कर लो बच्चों। फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें कुछ भी खास नहीं करना। 17, 18, 17 में क्या किया बस मुझे बताओ। सेकेंड एक्सरसाइज में ये सेकेंड एक्सरसाइज में 17, 18 FT स्क्वायर बाई 2m। अब मुझे बस अप्रोच बताओ क्या किया आपने। देखते हैं भाई, बस सही है, कुछ है नहीं बच्चों। देखो पूरे को एक सिस्टम मान, तो ACM क्या आया, F/2m, डिस्प्लेसमेंट 0t, हाफ A t स्क्वायर, खत्म। बस पूरे को अगर हम इस सिस्टम मान लें तो इंटरनल फोर्स से तो कोई मतलब नहीं है। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन F/2m। अब डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ A t स्क्वायर, तो हाफ A t स्क्वायर, खत्म, ये आंसर। समझ गए ना, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों ये वाला पार्ट क्लियर है ना, फर्स्ट पार्ट। If extension of spring is x naught at time t, then displacement of second block B at this instant, second block B, इन्होंने बताया नहीं है, सही बोल रहा। सेकंड ब्लॉक ये किससे बोल रहे हैं, एक बार रीड करते हैं।
फर्स्ट ब्लॉक को इन्होंने फोर्स वाला बोला, हाँ, तो दूसरे वाले पे निकाल। बच्चों स्प्रिंग में एक्सटेंशन x नॉट है, ये भी बहुत आसान है, सोचो बस। बहुत आसान है अगर आसानी से सोच पाओ तो। बी ऑप्शन क्या किया है मुझे बताओ। हाँ, आगे बोलो। देखो ये वाला तुम इधर मान रहे हो, तो ये वाला कहाँ मान रहे हो? नहीं, वो गलत है, बताता हूं। बच्चों देखो, जैसे मान लो ये अरेंजमेंट है, सेंटर ऑफ मास मान लो 40 गया आगे, तो ये 40 आगे गया, ये 40 आगे गया, तो सेंटर ऑफ मास कितना चला जाएगा आगे? 40। ये 45, ये 45, तो सेंटर ऑफ मास 45। तो अब समझो सेंटर ऑफ मास को इतना आगे जाना पड़ेगा। अब मान लो स्प्रिंग x नॉट खींच रही है, x नॉट खींच रही है, तो अब मान लो जैसे ये x नॉट ऐसे खींच गई, तो ये अगर 3 इधर जा रहा है तो इसको 3 इधर जाना पड़ेगा, तब जाके सेंटर ऑफ मास उतना जा पाएगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने चाहिए। तो ओवरऑल कितना है? x नॉट, तो ये इधर x नॉट बाई 2 जाएगा, ये इधर x नॉट बाई 2 जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास इतना जा पाएगा। अब मान लो जैसे मुझे इसका लिखना है डिस्प्लेसमेंट, तो दिस माइनस x नॉट बाई 2 आंसर। बाई चांस अगर इसका पूछा जाता तो प्लस x नॉट बाई 2 खत्म। अगर इसका देखोगे तो ये पीछे चला जाएगा, तो माइनस x नॉट बाई 2। और इसका लिखता हूं, बाई चांस अगर उसका पूछते हैं तो हम प्लस x नॉट बाई 2 लिख देते हैं, खत्म। बोलो बच्चों कोई डाउट हो? तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। नहीं, ये तो हम ग्राउंड में ही कर रहे हैं। देखो बता रहा हूँ, समझो समझना, ग्राउंड में ओवरऑल पीछे नहीं जाएगा। देखो इतना आगे गया, इतना पीछे गया, ओवरऑल इतना आगे गया। ग्राउंड में तो आगे ही जाएगा, बट इतना पीछे एक्सटेंड। समझ गए ना बच्चों इसे? तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी साल पहले पूछा गया था, बट जनरली इस तरह का क्वेश्चन SHM के साथ मिक्स करके पूछा गया। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आपके एडवांस में है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो बाद में देखेंगे SHM के बाद। तो उसी तरह के पैटर्न का करीब 10-12 साल पहले भी पूछा गया है कभी। चलें बच्चों आगे अब, ठीक है। तो बच्चों अब ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम ओवर होता है, इसमें ये 2-1 क्वेश्चन आप घर पे कर लेना। उसमें 11 हम कर ही चुके हैं अगर देखोगे तो बस 15 आपको घर पे करना है, ठीक है बच्चों। इसे हटा देता हूं। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, तो वेरिएबल मास सिस्टम से बच्चों क्या मतलब है? अगर सिस्टम में कुछ मास जुड़ रहा हो या उससे निकल रहा हो तो उसका मास कम ज्यादा होगा, तो मास वेरी करेगा, उसी को हमने वेरिएबल मास सिस्टम बोल दिया। अब इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत पैटर्न्स के होते हैं, उनकी कोई ऐसा बहुत फिक्स अप्रोच नहीं होती है, वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन हमें अप्रोच डिसाइड करनी होती है।
बट जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो मान लो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ठीक है, उतना ही मैं फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उसकी डिटेलिंग में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, जितना फिलहाल के हिसाब से रिक्वायरमेंट है मेंस और एडवांस के बीच के हिसाब से मान लो, उतना तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो समझते हैं। अब मान लो बच्चों एग्जाम्पल एक ये मान लो, जैसे ये कंटेनर ऐसे जा रहा है V0 रफ्तार से स्मूथ सरफेस, इसमें मान लो या तो पानी बरस रहा है म्यू kg पर सेकेंड से, ये t = 0 पे सिचुएशन है, या हो सकता है रेत गिरा रहे हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। हाँ, खाली ट्रॉली का मास m0 है, m0 मान लो मास ऑफ ट्रॉली, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें आप लिख लो, ठीक है बच्चों, इसमें लिख लो फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली एट टाइम t, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली एट टाइम t। तो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग समझो। बच्चों ये बताओ x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है क्या? नहीं। तो x में मोमेंटम क्या रहेगा, और वेलोसिटी जो भी है y में तो आने वाली है नहीं, तो हम इसको सीधा x में मोमेंटम कंजर्व करके सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी टाइम t पे अगर मैं देखता हूं तो इसके अंदर मास भर जाएगा, इसकी वेलोसिटी v हो गई, m0 इसका खुद का मास था, एक सेकेंड में बच्चों म्यू मास आ रहा है, तो t टाइम में कितना मास आ जाएगा, म्यू t, तो टोटल मास म्यू t। अब बच्चों x में अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं तो पहले क्या था m0 v0, बाद में m0 प्लस म्यू t इंटू v, तो v यहां से बच्चों कितना आ गया, m0 v0 अपॉन m0 प्लस म्यू t। किसी भी टाइम अगर हम वेलोसिटी लिखना चाहें ये आंसर क्लियर है बच्चों। x डायरेक्शन में हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो m0 v0 m0, बस ये आंसर, ठीक है क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब मान लो अगर मुझे एक्सीलरेशन चाहिए तो इसी को डिफरेंशिएट कर दो, m0 v0 वो तो कांस्टेंट है, 1/x का करोगे तो माइनस का 1 अपॉन m0 प्लस म्यू t स्क्वायर, और फिर वापस अंदर करोगे तो 0 प्लस म्यू, बस ये आंसर। एक्सीलरेशन चाहिए तो बच्चों ये निकल आएगा, ठीक है बोलो बच्चों कहीं दिक्कत हो। एक्सीलरेशन चाहिए तो हमने इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया, m0 v0 कांस्टेंट है, 1/x का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और उसका करोगे तो 0 प्लस म्यू। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत हो, ठीक है कर लो बच्चों फटाफट। बच्चों ये क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों इसी पैटर्न में वापस समझो, मान लो बच्चों ये सिचुएशन है,
इस पे एक फोर्स लग रहा है कांस्टेंट। अब मान लो वही म्यू kg पर सेकेंड, एम नॉट ट्रॉली का मास, एम नॉट ट्रॉली का मास, ठीक है। अब बच्चों इतना ड्रॉ कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। इसमें भी बच्चों फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आफ्टर टाइम t। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आफ्टर टाइम t। करो बच्चों। केवल वेलोसिटी निकाल लो, एक्सीलरेशन में तो डिफरेंशिएशन करना है, वो तो बात की बात है। तो केवल वेलोसिटी निकाल लो। करना बच्चों लगभग वैसे ही है, बस जैसे x में मोमेंटम कंजर्व किया था, लगभग उस तरह की अप्रोच रहेगी, लेकिन एग्जैक्टली वैसी नहीं रहेगी। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सोचें। कांस्टेंट, कांस्टेंट। कर लिया? क्या किया बताओ? एक सेकेंड बताओ क्या किया। हाँ, मुझे अप्रोच समझाओ क्या किया। नहीं गलत है। नहीं नहीं और कोई? चलो मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों, समझो। बच्चों पहली चीज मैंने ये बताया कि x में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वो पिछले क्वेश्चन के लिए था क्योंकि उसमें कोई फोर्स नहीं था। मैंने ये कहा था लगभग वैसी ही अप्रोच रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही हो, ठीक है। ये f, मान लो वेलोसिटी v। तो बच्चों अब हम इसमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का मतलब होता है इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, और इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। जैसे एट टाइम t अगर मैं लिखता हूं, तो बच्चों इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F, तो उस फोर्स का इंपल्स क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम, और वो होगा मोमेंटम चेंज के बराबर। अब मोमेंटम चेंज अगर मैं लिखता हूं तो फाइनल मोमेंटम m नॉट प्लस म्यू टी इंटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल 0। तो वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगी? वेलोसिटी बच्चों तुम्हारे पास निकल के आ जाएगी एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। खत्म, ये आंसर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो उस डिफ्रेंशिएशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो। तो बच्चों इसमें हम डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, हम इसमें ये लगाएंगे कि फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की वजह से जो इंपल्स आएगा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। पिछले केस में ये था कि फोर्स नहीं था, तो हमने वो 0 कर दिया। चेक करो बच्चों, कहीं दिक्कत लग रही है? क्लियर हो रहा? चले बच्चों आगे, ठीक है। अब वापस बच्चों देखो, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, मान लो ये सिचुएशन है। बच्चों ये इस तरह से v नॉट स्पीड से जा रही है, और इसमें से मान लो ऐसे म्यू kg पर सेकेंड
से मान लो इसमें रेत भरी हुई है, रेत या पानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रेत या पानी कुछ भी भरा हुआ है, वो सीधा ऐसे वर्टिकली ऐसे गिर रहा है, ठीक है ना। मान लो इस तरह से एक वर्टिकल पाइप है, उससे गिर रहा है, ये v0 रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। तो अब बच्चों एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, सरफेसेस वही स्मूथ है, मास मान लो m0 है ट्रॉली का, m0 मास ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली का अकेला मान लो, हालांकि वो क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बताता हूँ, मासेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, अब बच्चों आप लिख लो इसमें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली एज सैंड कम आउट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली एज सैंड कम आउट, ठीक है। तो बच्चों जैसे जैसे रेत बाहर आएगी, उस ट्रॉली की वेलोसिटी को क्या फर्क पड़ेगा वो तुम्हें बताना है, ठीक है ना। तो बच्चों बताओ, कम होगी बढ़ेगी, बस उतना ही बताना। तो बोलो तुम्हें क्या लग रहा है, क्यों? पर उसका मास तो कम हो रहा है ना, और सोचो, देखते हैं और कोई, क्यों बढ़ेगी? आपके हिसाब से बढ़नी चाहिए, रीजन आप क्या दे रहे हो उसमें? और ओके चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों वेलोसिटी वही रहेगी, वही रहेगी, क्यों रहेगी वो अब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वंस काफ़ी हद तक ठीक है तुम्हारा, समझो बच्चों ये सैंड ऐसे बाहर निकल रही है, ऐसे बाहर लग रही है, तो ऐसे फोर्स लगेगा, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब मान लो बच्चों, लेट्स से ये रफ्तार 50 है, तो बच्चों मान लो अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ गिराएंगे तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी? 50। तो जो सैंड नीचे निकलेगी उसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या होगी? 50। तो एक्चुअल में जब सैंड नीचे निकल रही होगी तो वो अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 50 लेके जा रही होगी। तो जैसे आप लोग अगर सोचो कि हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं कि पहले मास m0 प्लस m इंटू 50, बाद में हम सोचें कि m0 v और इसका हम 0 मान लें, वो गलत है। इसका 50 वेलोसिटी वो अपनी लेके जा रही है, तो इससे भी सॉल्व करोगे तो 50 मतलब 50 ही निकल आएगा। तो यहाँ क्या है, सैंड वर्टिकल में फोर्स लगा रही है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सैंड यहाँ से ऐसे निकलती चली जा रही है, निकलती चली जा रही है, तो निकलती चली जा रही है तो वो अपनी वेलोसिटी अपने साथ लेके जाएगी। तो भले ही ये धीरे धीरे पूरा खाली हो जाए, सैंड अपनी 50 वेलोसिटी साथ लेके जाएगी, तो वो इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी, फोर्स नहीं लगाएगी तो इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी वेलोसिटी अपनी फिक्स रहेगी v0। तो यहाँ बच्चों वेलोसिटी तुम्हारी फिक्स v0 हो जाएगी। तो आंसर बच्चों हो जाएगा, समझ के बच्चों, आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? v0। यहाँ वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से बाहर निकल रही है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी और अपना मोमेंटम, अपनी एनर्जी वो साथ लेके जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलें बच्चों आगे, कोई दिक्कत? ठीक है। तो बच्चों हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए, क्लियर है ना? अभी कोई डाउट तो नहीं? ठीक। अब बच्चों हम आगे एक टॉपिक पढ़ते हैं, थ्रस्ट फोर्स। तो बच्चों पहले मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर उस थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला लिखवा दूंगा, ठीक है ना? थ्रस्ट फोर्स तो समझो, यहाँ तक एक बार चेक करो बच्चों, कोई कंफ्यूजन लग रहा हो? ठीक है। अब बच्चों थ्रस्ट फोर्स क्या होता है?
जैसे इससे मास निकल रहा है तो इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, ये अपने आप में थ्रस्ट फोर्स। तो जब किसी सिस्टम से मास निकलता है या उसमें जुड़ता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, वही थ्रस्ट फोर्स है। जैसे मान लो बच्चों इससे ऐसे निकल रहा है तो ऊपर फोर्स देगा, वो थ्रस्ट फोर्स है। इस पे ऐसे मास गिर रहा है, मास गिर रहा है तो उसके साथ मूव करेगा तो उसके, मान लो अगर ये मास नहीं गिरता तो वेलोसिटी ज्यादा आती है। आप देखो म्यू 0 रख दो तो वेलोसिटी ज्यादा आ रही है। तो इस मास की वजह से उसका वजन बढ़ेगा तो उसको एडिशनल मास कैरी करना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं ये मास अपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके से फोर्स डेवलप करेगा, उसकी वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगी, और यही अपना थ्रस्ट फोर्स है। सेम कहानी बच्चों इस वाले में भी। तो यही सब चीज थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, जब कुछ मास ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो किसी रिलेटिव वेलोसिटी से, तो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से अगर मास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तब वो सिस्टम पे जो फोर्स लगाता है उसी को हम थ्रस्ट फोर्स बोल देते हैं। तो बच्चों अभी मैं समझा रहा हूँ, बस फाइनली फॉर्मूला लिखवा दूंगा, वो समझो। जैसे हमें पता है F इक्वल टू डी पी बाई डी टी एम बी बाई डी टी। अब मान लो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हाल फिलहाल हम ये मान के चलना है, हाल फिलहाल कि जो मास निकल रहा है वो एक कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से निकल रहा है, तो ये टर्म 0 हो गया, इसको मैंने VR लिख दिया। तो थ्रस्ट फोर्स मेरे पास क्या हो जाता है, VR इंटू डी एम बाई डी टी। थ्रस्ट फोर्स मेरे पास क्या हो जाता है, VR इंटू डी एम बाई डी टी। उससे पहले NLM में हम क्या करते थे, मास को कांस्टेंट मानते थे, तो ये टर्म 0 हो जाता था, मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाता था। समझ गए बच्चों, अभी कोई दिक्कत? ठीक है। तो बच्चों अब इसमें आप थ्रस्ट फोर्स में बस इतना लिख लो, F थ्रस्ट VR इंटू डी एम बाई डी टी। डायरेक्शन बच्चों लॉजिक से निकाल सकते हो, ये है रिलेटिव स्पीड। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड। अब बच्चों इसमें कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं, उनको हम समझते हैं। तो बच्चों फोर्स VR इंटू डी एम बाई डी टी, या सेकेंड लॉ से आप ये समझ सकते हो डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी का मतलब मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। तो जब जैसी रिक्वायरमेंट हो हम यूज करते हैं, ये क्लियर है। अब इसमें एक स्टैंडर्ड केस ये रहता है, ये लिख लेना बच्चों, ठीक है। बच्चों केस 1 अगर हम देखें, गन है, गन फायर n बुलेट पर सेकेंड, देन फोर्स ऑन गन और पर्सन। तो मान लो बच्चों इस गन को पकड़ के कोई बंदा बुलेट्स फायर कर रहा है, तो गन पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। अब गन को अगर बंदा पकड़े हुए है तो बंदे पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो हम VR इंटू डी एम बाई डी टी से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों मैं बता रहा हूँ, समझो। तो फोर्स अगर बच्चों में लिखता हूं तो बच्चों बताओ, जब बुलेट गन के अंदर है तो उसकी वेलोसिटी, बाहर निकल गई, मास m स्पीड u, तो मोमेंटम, तो एक बुलेट का मोमेंटम mu -0 0। तो एक बुलेट की वजह से मोमेंटम चेंज क्या हुआ, mu। अगर ऐसी 10 बुलेट एक सेकंड में निकले तो 10 mu, 50 निकले तो 50 mu, n निकले तो n mu। अब एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होता है वही फोर्स, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यानी कि मोमेंटम चेंज पर सेकंड। तो एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होता है वही फोर्स होता है। बच्चों NLM में मैंने ये करवाया तो नहीं है ना, नहीं करवाया ना अभी NLM में, ठीक है। ठीक है, क्या है कि नीट वालों को ये NLM में करवा दिया जाता है, जी वालों को सेंट ऑफ मास में करवाते हैं, क्या, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्ट बच्चों मैं लिख रहा हूं, एक बुलेट की वजह से mu, अगर एक सेकंड में n बुलेट्स फायर कर रहे हैं तो n mu, ये हो गया।
एन एम यू। यू इसमें क्या है, वही रिलेटिव स्पीड, कई बार इसको मजल वेलोसिटी भी बोल देते हैं, वो हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अब इसको वी आर इंटू डी एम बाई डी टी से करना चाहो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, यू। डी एम बाई डी टी का मतलब है एक सेकेंड में जो मास चेंज हो रहा है। अगर एक सेकेंड में 10 बुलेट्स निकल रही हैं तो मास में चेंज 10 इंटू एम, 20 निकल रही हैं तो 20 इंटू एम, और n निकल रही है तो n इंटू एम, तो उससे भी कर सकते हो, वो एक ही बात है। समझ गए बच्चों? बोलो बच्चों, ये वाला क्लियर है? तो इस पे बेस्ड आपके मेंस एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। हाँ, बंदे पे फोर्स या गन पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। अब इसी में बच्चों कुछ चीजें और होती हैं, वो समझो। जैसे मान लो बच्चों, बंदा गन से ऐसे बुलेट मार रहा है तो बंदे पे फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। अब मान लो वो चेयर रखी है, वो चेयर पे बुलेट्स मारता जा रहा है और उसमें बुलेट धंसती जा रही है। मान लो उसकी गद्दी में बुलेट्स धंसती जा रही है तो बुलेट्स उसके अंदर रह रही है, तो बताओ उस चेयर पे क्या फोर्स लगेगा, सेम। क्योंकि पहले मोमेंटम एम यू, बाद में जीरो, तो मोमेंटम चेंज एम यू, एन बुलेट्स टकराएं तो एक सेकंड का मोमेंटम चेंज एन एम यू, फोर्स ही आ गया। मान लो वो ऐसी दीवार पे मार रहा है बुलेट्स और उससे टक्कर खा के उसी स्पीड से वापस आ रही, तब इस दीवार पे फोर्स क्या लगेगा, 2mu। क्यों? क्योंकि मोमेंटम चेंज 2mu हो जाएगा। अगर दीवार से इलास्टिकली टकरा के फिर वापस आ रही तो फिर दीवार पे फोर्स पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दैट। समझ गए? यही मान लो बच्चों, अगर किसी एंगल पे बुलेट्स फेंक के ऐसे जा रहा तो इधर वाला कंपोनेंट ले लोगे तो उससे निकाल सकते। समझ गए ना? तो बाकी चीजें बच्चों में लिखवा नहीं रहा हूं, मैंने समझा दी। ये फोर्स मैंने बता दिया, अगर दीवार में बुलेट्स धंस रही है तो दीवार का फोर्स यही हो जाएगा, उससे उसी रफ्तार से वापस हो रही है तो डबल हो जाएगा। एंगल में होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट यूज कर लो। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत हो? चले आगे। उसमें dm बाई dt के केस में फिर आपको रिलेटिव स्पीड डबल लेनी पड़ेगी, क्योंकि आना और जाना फिर दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि उस केस में क्या है, दीवार की केस में क्या है, आप वेरिएबल मास सिस्टम नहीं ले पाओगे डायरेक्टली, क्योंकि उस सिस्टम से थोड़ी निकल रहा, इस पे गया और ऐसे वापस आ गया। तो इस केस में बेटर है कि चेंज इन मोमेंटम वाले से करो, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या है, एक गन है, बुलेट है, उससे मास कम हो रहा है तो वेरिएबल मास सिस्टम से वी आर इंटू डी एम बाई डी टी कर लोगे। यहाँ वैसा थोड़ी, ठीक है। चले आगे। ओके, अब सेकेंड केस, जैसे ये रॉकेट है, रॉकेट, तो रॉकेट में भी बच्चों क्या होता है, फ्यूल बहुत तेजी से ऐसे बाहर फेंकते हैं, फ्यूल बहुत तेजी से ऐसे बाहर फेंकते हैं। तो फ्यूल बहुत तेजी से ऐसे फायर फेंकते हैं तो उसकी वजह से उसको थ्रस्ट मिलता है, उसको पीछे की तरफ थ्रस्ट मिलता है। तो रेट ऑफ फ्यूल बर्न बच्चों मान लो म्यू kg पर सेकेंड, म्यू kg पर सेकेंड है। तो अब अगर थ्रस्ट फोर्स लिखता हूं तो बच्चों फॉर्मूला तो वही है, वी आर इंटू डी एम बाई डी टी। चाहो तो उस डी एम बाई डी टी को म्यू लिख सकते हो और कुछ नहीं। तो रॉकेट को बच्चों थ्रस्ट फोर्स क्या मिल जाएगा, ये वी आर इंटू म्यू, खत्म। ठीक है बच्चों, इसमें अभी कोई दिक्कत? अब इसी में बच्चों एक और केस होता है, बच्चों वो कर लिया था ना रॉकेट वाला। अब फोर्स ड्यू टू वाटर पाइप, तो वो चीज क्या रहती है बच्चों, जैसे मान लो जनरली ये फ्लूइड्स में ज्यादा डिस्कस करते हैं, पर अभी थोड़ा सा बता देता हूँ बाई चांस कहीं क्वेश्चन मिल जाए। ठीक, जैसे मान लो बच्चों यहाँ एक पाइप है, उससे 20 स्पीड से फ्यूल निकल रहा है, फ्यूल या पानी निकल रहा है, पानी या लिक्विड कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों समझो ये पानी को इधर फेंकेगा तो इसको खुद फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे, खुद फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं इसका फोर्स लिखता हूं तो मान लो बच्चों ये एरिया, ये वाला एरिया है ए,
तो बच्चों पानी जब इसके अंदर था तब उसकी रफ्तार क्या थी, 0, बाहर निकलने पे v। तो बच्चों एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वही एक तरीके से फोर्स है। एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वही फोर्स है। तो बच्चों ये समझो, मान लो हमने इसमें एक बहुत लंबी ट्यूब लगा दी, यहाँ स्विच लगाया, एक सेकंड के लिए खोला और बंद कर दिया, एक सेकंड के लिए खोला और बंद कर दिया, तो इस ट्यूब में पानी भर जाएगा, इस ट्यूब में पानी भर जाएगा। मान लो बच्चों इसकी रफ्तार 10 है, तो एक सेकंड में पानी कितनी डिस्टेंस चलेगा, 10। तो एक सेकंड में कितना पानी भर जाएगा, 10। 20 रफ्तार होगी तो पानी कितना चलेगा, 20। तो कितनी लेंथ तक भर जाएगा, 20। 20 स्पीड है तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, v। तो पानी कितनी डिस्टेंस तक भर जाएगा, v। तो एक सेकंड में पानी में चेंज क्या आ रहा है, एक सेकंड का अगर मैं पानी का चेंज लिखता हूं तो बच्चों देखना, जैसे ये ट्यूब है, मान लो ये लेंथ v, एरिया a, डेंसिटी मान लो रो, तो dm/dt अगर मैं लिखता हूं एक सेकंड का अगर मास चेंज, तो वॉल्यूम इनटू एरिया इनटू डेंसिटी, ये एक सेकंड का मास, एक सेकंड का मास मतलब dm/dt। तो अब अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो फोर्स बच्चों हो जाएगा v इंटू dm/dt, यानी कि फोर्स बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगा v इंटू रो ए वी, यानी कि फोर्स रो ए वी स्क्वायर। कर लो बच्चों इतना। तो पानी की वजह से या लिक्विड की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? बच्चों इसे हटा दो, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, जैसे ये रॉकेट मान लो, इसका मास है 4000 kg, एक्सीलरेशन 20 दे रखा है, रिलेटिव स्पीड ऑफ फ्यूल बर्न 1000। अब आपको रेट ऑफ फ्यूल बर्न बताना है। रेट ऑफ फ्यूल बर्न मतलब एक तरीके से dm/dt बताना है। तो एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सिंपल सा ही है, 4000 kg मास है, एक्सेलरेशन 20 दे रखा, 80। आंसर मुझे नहीं पता, देखते हैं, पर आप बताओ क्या किया आपने। देखो इसमें एक मिस्टेक ये की कि आपने ग्रेविटी काउंटिंग में नहीं, ग्रेविटी काउंटिंग में लोगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वैसे ठीक। हाँ वो और कंसीडर करना पड़ेगा। नहीं देखो बताता हूँ, एक्सेलरेशन में थोड़ी ग्रेविटी काउंट होगा, उसके मास में, जैसे मैं बताता हूँ। देखो ये F, इधर 4000 G, एक्सेलरेशन 20, तो F माइनस 4000 G, 4000 इंटू 20, तो फोर्स तुम्हारे पास आ गया 4000 इंटू 30। समझ पाए ना? हाँ वो भी कर सकता हूँ।
तो 4000 इंटू 30। अब फोर्स होगा वी आर इंटू म्यू, तो फोर्स हो गया 4000 इंटू 30 वी आर 1000 और ये म्यू, तो म्यू बच्चों आ गया तुम्हारे पास 120। म्यू कितना हो गया 120 kg पर सेकेंड, समझ गए। हाँ, अगर जैसे कई बार रॉकेट को मान लेते हैं कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, तो अगर हम mg कंसीडर ना करें तो फिर आंसर अपने पास आ जाएगा 80। समझ गए ना बच्चों, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में कंसीडर करते हुए सॉल्व करें तो आंसर 80 हो जाएगा। अभी बच्चों इसे चेक करो, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है, ठीक है ना, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो बच्चों 99.99% केसेस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है। बहुत कम केसेस रहते हैं जब वो दोनों सेम ना हो, तो खैर वो समझते हैं। उससे पहले बच्चों ये बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना, कर लो आराम से। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां हम नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ मान, टेक्निकली हम वो पॉइंट बोलते हैं जिसके अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो। जैसे बच्चों ये है, इसमें अगर हम यहाँ देखेंगे तो मान लो जैसे ये पॉइंट है, तो इसका डीएमजी, इसका डीएमजी, 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 तो वो यूं घुमाएंगे, इनकी डीएमजी, डीएमजी, डीएमजी यूं घुमाएंगे, तो कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो होगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो हो वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही होता है। फर्क कब पड़ेगा, जैसे मान लो ये रॉड है, ये बहुत बड़ी है, मान लो लगभग 10,000 किलोमीटर, तो 10,000 किलोमीटर की रॉड मान लो ऐसे अर्थ पर रखी, तो नीचे तो ग्रेविटी ज़्यादा है, ऊपर ग्रेविटी कम है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालोगे वो तो बीच में ही आएगा क्योंकि ज्योमेट्री की वजह से। लेकिन नीचे ग्रेविटी ज़्यादा है, ऊपर ग्रेविटी कम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं नीचे आ जाएगा। तो अब मैक्सिमम केसेस में हम यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड ही डिस्कस करते हैं, तो वो सेम ही होता है। फर्क कब पड़ेगा, जब इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन हो। तो बच्चों अब पॉइंट बना के आप लिख लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, point where whole weight of an object is supposed to be act is called center of gravity. It is a point about which total torque of gravitational force of an object will be zero. तो ये वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो। इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास विल बी सेम। तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में बच्चों सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होगा। अब बच्चों यही मान लो अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे ये मान लो अर्थ है, इस पे मान लो बच्चों इस तरह से कोई रॉड रखी है, एक मान लो बच्चों इस तरह से रॉड रखी, लेट से बच्चों ये 10,000 किलोमीटर की रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो मान लो 5,000 पे आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहीं नीचे होगा क्योंकि नीचे का ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है, ऊपर का कम। तो बस कभी कभी थ्योरेटिकल में कुछ कुछ पूछ लें, बाकी कुछ ज़्यादा काम का नहीं रहता।